नमस्कार। आज बात करने वाले हैं, देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और अब जो नया एक एक पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर एक और पैंडेमिक सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो है आशा वर्कर्स की जो हड़ताल है पूरे देश में वो। और ये इतनी बड़े देशव्यापी हड़ताल है कि इसमें जो स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं, जो सुविधाओं का जो लाभ मिलना चाहिए पेशेंट्स को, गर्भवती महिलाओं को, तमाम उनकी जो इलाज के दौरान जो चीजें उनकी जरूरत पड़ती है एक मदद की, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल फिलहाल शायद खत्म होने के तरफ बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उन पर अभी कोई खासा एक एक अगर बात की जाए डिसीजन लेने की, शायद उस पर अभी बात नहीं हो पाई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी होंगे, इनका परिचय मैं आपसे करवा दूं एक बार। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। गीता गंगोत्री जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। रवीन सिंह निजामी है, सोशल एक्टिविस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने टाइम निकाल रहे हैं आप हमारे लिए। नमिता भल्ला जी है, सोशल एक्टिविस्ट है। नमिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले नमिता जी, आपसे ही मेरा एक सवाल रहेगा कि अब एक पैंडेमिक सिचुएशन है और देश में आशा वर्कर्स की जो हड़ताल है, और लगभग अगर ये आंकड़ा पूरे देश में देखा जाए तो लगभग 6 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो है हर बार नाकामयाब हो जाती है उनकी मांगों को समझने के लिए, उनकी जरूरतों को समझने के लिए? और न केवल पूरे देश की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो हाल है, ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इनका भी हाल है, ये भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है कि सरकार अनदेखी कर रही है इनकी मांगों की? हाँ, जय हिंद सभी को मेरा। बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर सरकार सभी चीजों को, मुद्दों को अगर अच्छे से समझे तो शायद हड़ताल की नौबत ही ना आए। क्योंकि मैंने यहाँ पे गाजियाबाद में भी देखा है कि जो आशा वर्कर हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए उनको परेशान होना पड़ता है। जब वो सरकार से जुड़ी हुई हैं तो ना तो उन्हें नियमित सैलरी मिलती है, सैलरी तो बिल्कुल दूर की बात है, भत्ता इतना कम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे भी कई समय से हड़ताल चल रही थी, आपको ज्ञात होगा, पिछले 1 साल पहले। और मैंने देखा है कि जैसे अगर उनको काम, जो आशा वर्कर का मेन जो काम है वो तो वो नहीं कर पाती है, बाकी उन्हें इधर उधर के कामों के लिए आप इधर जाओ, ये करो, वो करो, इन सब चीजों के लिए डाला जाता है। इवन मेरे पास एक आशा वर्कर है, उनका मैं नाम तो नहीं खोलना चाहूंगी, जो प्रेग्नेंट थी और पूरा 8 महीना चल रहा था, लेकिन उनको फिर भी काम करना पड़ रहा था। 4-4 मंजिल जाके लोगों की जानकारी लानी पड़ रही थी। तब मेरी उस क्षेत्र के पार्षद से बातचीत हुई, तब जाकर के उनको सिटिंग जॉब दी गई कि नहीं भाई चलो आप जाना ना, नहीं करोगे। मेरा मानना है कि इसमें पूर्णता यानी 100% सरकार दोषी है, क्योंकि आप योजनाएं तो निकालते हैं लेकिन उनको परिपूर्ण करने के लिए वो चीजें नहीं हो पाती हैं। और मेरा पहले से ये मानना रहा है कि अगर कोई भी योजना हम चला रहे हैं तो या तो हम उसको इतने अच्छे से वॉच करें, जाके देखें, फॉलो करना जिसको कहते हैं, वो सब नहीं हो पाता है सर। इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी जो 2 दिन से भी देख रहे हैं, इतना हड़ताल चल रहा है पूरे देश भर में इन लोगों का, तो ना इनको खाने को होता है, ना ही कुछ होता है, आगे काम करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं तो चाहूंगी कि सरकार इनको अनदेखा ना करते हुए इनकी मांगे दी जाए। और जो भी ये वर्क कर रहे हैं, यानी 1 घंटा भी हम काम करते हैं तो हम पेमेंट लेते हैं, तो जब ये 6-6, 8-8 घंटा काम करके इनको अगर नहीं मिलेगा तो कैसे जीवन चलेगा? एक महिला तभी घर से निकलती है जब उसको जरूरत होती है कि हाँ भाई मेरे घर में पैसों की जरूरत है, परिवार को चलाने की जरूरत है। तो मेरा तो बहुत निवेदन है सरकार से, और बड़ी उम्मीदें हैं कि नहीं भाई इन लोगों के लिए सुनवाई होगी, और इनको जो भी दिया जाता है भत्ता छोड़ करके सैलरी तो बिल्कुल टाइम से दी जाए। ये ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। उनकी मांगों को सुना तो जाए, लेकिन उनको वाजिब जवाब तो, उनको रिप्लाई तो दिया जाए। ठीक है, जब हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है। लेकिन अगर बात की जाए आशा वर्कर्स की, तो ये ग्राउंड पे करके काम करती है। अगर जैसे पोलियो जैसी बीमारी के टीके लगाना, गर्भवती महिलाओं जो आपके जो जिला अस्पताल है वहां तक पहुंचती है, जो एक छोटे छोटे अस्पताल, जो अगर दिल्ली जैसी बात की जाए तो डिस्पेंसरी के अंदर भी वो काम कर रही है। ये ग्राउंड लेवल पर उतर के काम कर रही है। अब जैसे जो पैंडेमिक सिचुएशन फैली हुई है, अगर बात की जाए पूरे इंडिया में, और आपको लगता है कि जो लोग ग्राउंड पर उतर कर काम कर रहे हैं, यही फ्रंट वॉरियर्स हैं? अगर कोरोना वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो यही फ्रंट वॉरियर्स हैं। अगर आप इनकी अनदेखी करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जो महामारी जो फैल रही है हिंदुस्तान में, आप एक से लड़ाई खत्म नहीं कर पाओगे, तो दूसरी बीमारी कोई फैलनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि यही लोग हैं तो ग्राउंड पर उतर कर एक आपका सर्वे भी करती हैं,
और जो जैसे टीके लगाना, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाना, ये सब काम करती है। तो आपको लगता है कि एक बीमारी को बचाने के चक्कर में आप दूसरी बीमारी को भी एक शय दे रहे हैं? लेकिन आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। एक सेकेंड, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जी, अब आ रही है। हाँ अब सर, आप ये तो, बोलिए। हाँ ये तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं और वो ले लेके बड़े बड़े प्रमाण पत्र ले रहे हैं कोरोना वायरस के और इसके कि भाई हम कोरोना योद्धा हैं, और वास्तव में जो जमीन से जुड़ के ये लोग काम कर रही हैं, सच कह रहे हैं आप, डिस्पेंसरी में टीके लगाना, इवन हमारी कॉलोनी में भी सर्वे करने आई थी कि कोई थर्मामीटर जो लगा के देखते हैं कि किसी को फीवर तो नहीं है, उनको कोई भी ना पूछ रहा है ना कुछ कर रहा है। ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किस तरीके से इनको यूज किया जा रहा है कि भाई जाइए, आपको ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे घरों से नहीं होती हैं, बेचारे मीडियम परिवार की होती हैं, तो ये सबकी सुन के हर काम को कर रही हैं। एक जो इनका काम होता है कि नहीं, इन्हें एक जगह बैठ के ये काम करना, वो तो इन्हें मिल नहीं रहा है। तो मेरा कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना खत्म करने के लिए निकले और कोई और नई चीज लेकर के घर जाए, बीमारी या कोई भी अन्य चीज। तो इस पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए, और मेरा मानना है कि अगर सारे एनजीओ वाले मिलकर के कुछ मुद्दा उठाएंगे तो जरूर इस चीज की सुनवाई होगी। आजकल कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, सब ऑनलाइन है, हम लोग ठीक पीएम है, हाउस ठीक में भी लिख सकते हैं और इनकी समस्या को हल करवा सकते हैं। ठीक है। जमीन जी हमारे साथ है। जमीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? जी, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है जमीन। एक बार आप अपना माइक को अगर चेक कीजिएगा। हमारे साथ गीता गंगोत्री जी है। गीता गंगोत्री, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? जी, गीता जी आपका माइक म्यूट है। और गीता जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर वही लोग, उनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, उनकी डिमांड जो है उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हालांकि उनकी डिमांड जो है वो कोई बहुत बड़ी उनकी मांगे नहीं है, लेकिन आप उन्हीं को अनदेखा अगर आप कर दोगे, जो आपकी फील्ड वर्कर्स हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो पैंडेमिक सिचुएशन में काम आती हैं आपकी, तो दूसरी जो बीमारी है, जो लाइलाज बीमारियां उनके लिए काम आ रही है, जैसे पोलियो की बात की जाए, और जो दूसरी बीमारी के लिए अवेयर करने वाली बात है, सर्वे जैसी जो चीजें हैं, उनके लिए भी वो काम करते हैं। आप उनकी डिमांड को अगर अनदेखा करोगे, तो आपको लगता है कि ये स्थिरता फैलेगी हमारे समाज में भी, क्योंकि वो जो औरतें काम करती हैं, वो जो महिलाएं काम करती हैं, वो ना केवल एक वर्कर्स हैं, बल्कि जो मोहल्ले पड़ोस में जो औरतें होती हैं, उनको समझाना कि भाई आप बीमारी से कैसे बचे, कैसे आप पैंडेमिक सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं। तो अगर उन लोगों को ही अनदेखा करोगे, उनकी डिमांड को आप अनदेखा करोगे, तो आपको लगता है कि अस्थिरता फैलेगी? जी, पहले तो पूरे देश की जितनी भी आशा बहन, आशा बहू, आशा मिताई, ठीक है, और आशा संगिनी है, उन सबको मेरा सत सत और कोटि कोटि नमन। वो जो काम कर रही है, इनको कहा जाए तो अंशुल जी, ये जो है ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के गंदी और मलिन बस्तियों के लिए पहली डॉक्टर होती है, जिनका मुख्य काम जो होता है माँ और शिशु, इन दोनों की देखरेख होता है। जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उनका गर्भधारण प्रेगनेंसी टेस्ट से लेके प्रसव कराने तक, और फिर जो नवजात शिशु आता है उसके 6 वर्ष तक जितने भी टीके लगने हैं, चाहे गर्भावस्था के दौरान माँ को लगने हैं या फिर जन्म के बाद नवजात बच्चों को लगने हैं, लगे नहीं लगे, उन बच्चों को अगर सर्दी, जुकाम, मलेरिया, इस तरह की दस्त, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनके लिए वो दवाई देना, ये सारा काम जो है आशा बहनों का है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और कहीं ना कहीं ये मुझे हर रूप में मदर टेरेसा से कम नहीं लगती, क्योंकि वो जो काम कर रही है वो वाकई पैसे के लिए तो नहीं कर रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि इनको जो भत्ता मिलता है वो 1,000 रुपये महीने का मिलता है, 1,000 से 4,000 रुपया। और आज की महंगाई के समय में 1,000 रुपया भी ये देने के 6-6, 7-7 महीने तक इनको वो भत्ता नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि ये कमीशन पे काम, एक प्रसव पे 300 रुपये का कमीशन इनको मिलता है।
तो इतनी छोटी सी रकम भी अगर सरकार नहीं चुका पाती है तो मैं तो पूरी तरह से सरकार को दोषी मानती हूँ और कटघरे में खड़ा कर रही हूँ। सरकार के पास मंदिर बनाने के लिए पैसे हैं, सरकार के पास कार्यालय बनाने के लिए, पार्टी कार्यालय बनाने के लिए पैसे हैं, सरकार के पास और वो सब कार्यों के लिए पैसे हैं जो कि ज्यादा महत्व के नहीं है। विधायक और सांसद एक एक नहीं 3-3 4-4 पेंशन लेते हैं, 2-2 पेंशन ले रहे हैं, वो अपनी पेंशन खत्म कर दे। सांसद अपनी सैलरी क्यों, उनके सैलरी क्यों नहीं बंद हो रही है, उनके इंक्रीमेंट क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? हाँ, अभी जब सुनिए अंशुल जी, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो जैसे आपने कोरोना काल में पीएम फंड बनाया, आप बनाओ, हम पैसे देंगे, जनता पैसे देगी उस आशा वर्कर्स के लिए। लेकिन सरकार चाहते नहीं है, सरकार नहीं चाहते। पूरे देश में 10,23,136 आशा वर्कर्स है जो गांव टोटल है। गांव में 9 लाख तक है, शहरों में 60,000 तक आशा वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये तो चलिए, उनका मांग बिल्कुल सही है कि कोरोना काल में अगर उनको कुछ होता है तो उनको एक मुआवजा तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उनको उनके परिवार वालों को अस्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। उनके जान की कीमत कुछ नहीं है क्या? बताइए, जान सबके लिए, सबके जान की कीमत होनी चाहिए ना। बिल्कुल है, जान की कीमत भी है और उसकी कीमत को सरकारों को समझना भी चाहिए। ठीक है, अनुज शुक्ला हमारे साथ है। अनुज जी, अगर बात की जाए राजनीतिक गलियारों की, तो राहुल गांधी ने भी इस पर टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने तो सीधा कहा है कि सरकार गूंगी तो थी, अब वो शायद अंधी और बहरी भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आशा वर्कर पूरे देश में हड़ताल पर चले जाना, सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है इसका। तो क्या ये मान लिया जाए, क्या अब जो आशा वर्कर्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर तक के काम करती हैं, बीमारियों से लड़ती हैं, उनको अवेयर करती हैं हमारे लोगों को, तो क्या इसको माना जाए कि सरकार अब इग्नोर करने लगी है समस्याओं को? जो समस्याएं उनसे मुंह बाय खड़ी हैं, सैलरी की उसकी मांगे हो या वाजिब एक परमानेंट जॉब की मांगे हो, उन सबको सरकार दरकिनार करते हुए सिर्फ राजनीति पर ध्यान दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अंशुल, सबसे पहले तो जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं, मैंने कई लोगों से अक्सर बात की है। जनों का, आशा कार्यकर्ताओं का जो समाज में योगदान है वो तो दूर है, 95% लोग, मेरा दावा है कि आशा का मतलब ही नहीं जानते। वो नहीं जानते कि आशा को फुल फॉर्म एडिकेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। तो इतना महत्वपूर्ण रोल समाज में होने के बावजूद किस तरह से हाशिए पर पड़ी हुई है, इसका केवल एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा था। अब आता हूं उनकी हड़ताल पर। दरअसल ये जो उनकी मांगे हैं, जिसमें तमाम मांगे हैं, जिसमें जो सरकार द्वारा मिनिमम वेजेस तय किए गए वो देने की मांग है, उन्हें जो है अलग तरह के भत्ते देने की मांग है, और जो जोखिम उठाती हैं उसके लिए भत्ता देने की मांग है, समय पर सैलरी देने की मांग है। ये मांग दरअसल कोई नई नहीं है, और इस तरह की न केवल आशा कार्यकर्ताओं की, जो भी निचले स्तर पर जो समाज सेवी हैं, सरकार के वॉलंटियर हम उन्हें कह सकते हैं, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, मिड डे मील के जो कर्मी हो, सभी कमोबेश एक ही तरह की समस्याओं से प्रभावित हैं। लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है कि आशा कार्यकर्ता एक साथ एक बैनर के नीचे आकर करीब 6 से 7 लाख कार्यकर्ता पहली बार देश में हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको ये समझना होगा अंशुल, और दर्शकों को भी समझाना होगा कि इसमें जो हड़ताल हो रही है उसमें कांग्रेस सपोर्टेड और लेफ्ट सपोर्टेड तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं वो आशा कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मसला यही है। हड़ताल महत्वपूर्ण मसला मेरी नजर में नहीं है। हड़ताल तो सभी संगठन करते ही अपनी मांगों को लेकर समय समय पर, लेकिन राजनीतिक वो भेदभाव की भेंट ना चढ़ जाए ये हड़ताल, उनकी मांगों को सुनने के बजाय और दरकिनार ना किया जाने लगे, क्योंकि इंटक, एसीटीयू और तमाम जो मजदूरों के वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें महत्वपूर्ण देखना होगा। पोलियो मुक्त का सरकार जो दावा करती है, पोलियो मुक्त अगर भारत हुआ है तो आशा कार्यकर्ता की वजह से। प्रेग्नेंट लेडीज की डेथ में जो रेशियो में जो कमी आई है वो देश में आई है तो आशा कार्यकर्ताओं की वजह से। कोरोना को लेकर घर घर से जो सर्वे हो रहा है, जो सरकारी नुमाइंदे, सरकारी अधिकारी जो शाम को बैठकर ऐसी
ऑफिस से बैठकर जो आंकड़े जारी करते हैं, वो जब घर घर घूमकर आशा कार्यकर्ता जब सर्वे करती हैं तब वो आंकड़े इकट्ठे होते हैं। लेकिन उनकी जो जमीनी हकीकत है, जमीनी जो हालत है आशा कार्यकर्ताओं की, वो इतनी दयनीय है कि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए। महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे से आशा कार्यकर्ता काम करना शुरू करती है। महाराष्ट्र सरकार ने जब लॉकडाउन हुआ तब ये ऐलान कर दिया मीडिया में वाहवाही बटोरने के लिए कि 2000 रुपए एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इतने महीने होने के बावजूद एक्स्ट्रा भत्ता तो दूर की बात है, जो उनका नियमित 2000 रुपए वेतन था, जो महाराष्ट्र सरकार ने सालों पहले तय कर रखा था, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। कमोबेश यूपी में भी यही स्थिति है। तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ, हमारे साथ पैनल में जुड़ी हुई हैं, वो अपने अपने इलाके की जो दयनीय स्थिति आशा कार्यकर्ताओं की वो भी बता रही हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को न केवल आशा कार्यकर्ता बल्कि जितने भी लोग हैं, मिड डे मील के लोग हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, क्या ये मेहनत नहीं करते? क्या समाज के आखिरी पायदान पर या सरकारी सिस्टम के आखिरी पायदान पर बैठे हुए ये लोग अगर मेहनत ना करें तो सरकारी जो योजनाएं हैं तमाम वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? तो इन सबको देखते हुए सोचना जरूर चाहिए। लेकिन सरकार का जो तर्क है, समय समय पर आपने सरकारी बयान भी देखे होंगे, सरकार इन्हें वॉलंटियर मानती है, यानी समाज सेवी मानती है, और इस तथ्य के पैसा एक इज्जतदार जिंदगी इन्हें देने से बचती रही है। समस्या ये है कि जब लाखों की संख्या में सरकार के बार बार ये कार्यकर्ता काम आ रही हैं, तो कब तक सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचेगी? ठीक है, मैं इस सवाल के साथ मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जमीन जी हैं उनसे एक बार बात करूँ। जमीन, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी लोगों के बीच में रहती हैं, आशा वर्कर्स से भी आप संपर्क में रहती हैं, तो कितना देखा जाए शहरी माहौल जो होता है और जो ग्रामीण की जो स्थिति है, ग्रामीण और जो हमारी जो हॉस्पिटैलिटी की स्थिति है, अस्पतालों की जो स्थिति है, वहाँ पे आशा वर्कर्स होती हैं, वो एक बहुत बड़ा बैकबोन माना जाता है। लेकिन अब जब इन सब जो हड़तालें चल रही हैं, जो उनकी डिमांड्स आ रही हैं निकल के और उस पर वो हड़ताल पर जा रही हैं, एक स्टेट में, किसी एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा? और शहरी जो इलाका है वहां पे तो आपके अस्पताल की जो सुविधाएं हैं वो थोड़ा नजदीक है, प्राइवेट अस्पताल है, क्लिनिक है, वहां पे उनके टीकाकरण और दूसरी समस्याओं का सॉल्यूशन है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कितनी बड़ी एक पैंडेमिक सिचुएशन तो ऑलरेडी चल ही रही है, तो कितना बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है सभी? जी जमीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। नहीं, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है जमीन। आप ठीक है, हाँ, नमिता जी हमारे साथ है। नमिता जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जो ग्रामीण जो इलाका है वहां पर तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो सकती है अगर ये महिलाओं की जो आशा वर्कर्स हैं इनकी डिमांड्स नहीं मानी जा रही हैं, और शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी आसान होता है इलाज कराना, टीकाकरण कराना बच्चों का, गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी रीच जो होती है अस्पतालों तक वो आसान होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत स्थिति खराब हो सकती है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हो सकती है नहीं सर, हो ही रही है। यहाँ से आप मुरादनगर से शुरू करेंगे तो 57 गांव मेरे जो क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पे मैं आए दिन ये देखती रहती हूँ, और आप मानेंगे नहीं कि उन आशा बहनों को भी कम से कम 5 से 6 बहनें ऐसी जिनको संक्रमण की बीमारी हुई है। क्यों? क्योंकि ये घर घर जा रही हैं, कहीं का भी पानी पीना पड़ रहा है, कहीं से भी सर्वे के दौरान पे। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग एनजीओ वाले जो होते हैं, समाज सेवी जो होते हैं, आप लोग जो होते हैं, ये सरकार और बीच के इन लोगों के बीच की एक ऐसी मजबूत कड़ी होती है जो हम बात ऊपर तक पहुंचा के इनको सारी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। और यदि यहाँ पे मैंने एक बात सुनी थी कि विधायक लोग अपनी सैलरी छोड़ दें, जो भी छोड़े या ना छोड़े, फिर भी इतना फंड है हमारे देश में, तो मेरा मानना है कि इन लोगों को तरीके से सब चीज देके कि हाँ भाई इतनी दूर आप जा रही हो तो पैदल जाती हैं, यानी मेरी जानकार जो है 6 किलोमीटर दूर गांव में पैदल जाती हैं। यहाँ से हरसाओं से निकलने के बाद उन्हें वहां से कोई वाहन नहीं मिलता है, तो कम से कम रास्ते में अगर उनके साथ रेप हो जाए, रास्ते में उनके साथ कोई गलत बात हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार लेगा या कौन लेगा? कहने को सरकार बोलती है हमें इस काम के लिए वॉलंटियर चाहिए, उस काम के लिए वॉलंटियर चाहिए, लेकिन वॉलंटियर के लिए आप कुछ तो सुरक्षा कवच रखिए, कोई तो चीजें ऐसी करिए। और मेरा मानना ये है, जैसा अंशुल जी ने अभी यहाँ पे कहा था कि सब लोग आकर के सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वहां पे हड़ताल में, कोई आकर कोई विपक्ष का आ जाएगा, कोई पक्ष का आ जाएगा, तो वो चीजें मैं चाहती हूँ इन चीजों में कम से कम राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए। जिसका जो हक है, जो इसका जायज हक है, वो उनको मिलना चाहिए। उनको 7 तारीख अगर डिसाइड है तो 7 तारीख के पहले ही सैलरी डल जानी चाहिए,
एक बंदा तभी खुश होकर काम करेगा जब उसको आप फुल तरीके से पेमेंट देते रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनका सब कुछ करेंगे। आज हमारे यहाँ गांव में इतनी जगह पोलियो फैल सकता था। ये घर घर जाती है, दरवाजा खटखटाती है, कोई कहता है जाओ जाओ जाओ, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, हम अस्पताल से पिलवा लेंगे। तो बेकदरी भी होती है, लेकिन फिर भी हंस के मुस्कुरा के धूप में दवाई पिला के और दरवाजे पे क्रॉस लगा के जाती है कि हाँ भाई इस घर में हमने कर दिया। तो मेरा मानना है कि ये भी एक इंसान है, ये भी अपने घर से जीविका के लिए निकली है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि इनकी ओर जरूर ध्यान दिया जाए, इनकी मांगे जरूर पूरी की जाए। ठीक है, बिल्कुल। जमीन आवाज पहुंची क्या? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप आशा वर्कर्स की आवाज बनिए और अपनी आवाज वहां तक पहुंचाइए। आपकी आवाज यहाँ तक नहीं फिलहाल आ रही है। ठीक है जी। गीता गंगोत्री जी हमारे साथ है। गीता जी, जैसे अभी गीता जी ने बताया कि उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है लोगों के द्वारा भी। सरकार तो कर ही रही है जो कर रही है, लेकिन जो आम जनता है उनके साथ भी थोड़ा मिसबिहेव करते हैं और उनको मतलब तरीके से जो होना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। गीता जी से मेरा सवाल है, गीता जी क्या आपको नहीं लगता कि अब जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको भी थोड़ा एक रेस्पेक्ट वाली नजरों से उनको देखना चाहिए? क्योंकि सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेती है, उनकी डिमांड जो होती है उससे पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन जो आम जनता है उनको भी अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए आशा वर्कर्स के लिए, क्योंकि वही लोग हैं, जैसे अनुज जी ने भी बताया कि जो वो आंकड़े इकट्ठे करती हैं अपने सर्वे में, वही आंकड़े बड़े बड़े एसी के कमरों में जाते हैं और वहां से फिर मीडिया में किया जाता है। तो गीता जी क्या लगता है कि अब उनके प्रति जो एक स्वभाव है उसमें भी बदलाव आने की अब जरूरत है? बिल्कुल है। और एक चीज और बता दूं अंशुल जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इनको बड़ा सम्मान मिलता है। ये जो आप जो बोल रही हैं, नमिता जी भी बोल रही हैं, ये शहरी क्षेत्रों की समस्या है जहां हम और आप जैसे लोग रहते हैं और वो उनको नहीं समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार जो है हमारी, जिसपे की जिम्मेवारी है, सिर्फ डॉक्टर के लिए ताली बजवा देने से, थाली बजवा देने से, नर्सों के लिए ताली थालो, वो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। आज वो एक पूरे स्वास्थ्य विभाग को ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया ना। डॉक्टर को अभी देखा कि 400 नर्सेज जो थी हड़ताल पे थी, हम लोग ने उस पे भी बात करी है। और ये जो है हेल्थ, जैसा अंजुल कौशिक जी ने कहा है कि एक्रेडिटेड जो सोशल हेल्थ वर्कर्स जो है वो आज आशा संकट में है, आज आशा निराश हो चुकी है, आज आशा जो है वो उदास हो चुकी है। तो हमें कहीं ना कहीं उनके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जब मेरी बात हुई है आशा वर्कर से, कई तो हमारे घर से भी जो गरीब परिवार में जो लोग हैं या ऐसे लोग भी हैं वो भी काम कर रहे हैं इसमें, तो उनसे जब बात हुई तो वो छोटे, उनके लिए ऑफिस नहीं है कोई ऐसा जगह। अब बताइए कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट नहीं है, अगर किट है तो वहां पे शौचालय नहीं है उसमें। तो हमने पूछा कि आप बताइए कि वो फिर आप कैसे करते हो? तो बोलते हैं किसी के घर से आप कलेक्ट करके आओ, चले जाओ, जिसके घर में बाथरूम है कहीं गली में चले जाओ चुपके। ये तो ये क्या ये समस्या उनकी समस्या नहीं है? अगर आप आंकड़े देखें, जो CAG के जो आंकड़े हैं उसमें 23% ऐसे आशा वर्कर्स है जिनके पास डिस्पोजेबल डिलीवरी किट नहीं है, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट। और 81% लोगों के पास ब्लड प्रेशर नापने की मशीन नहीं है, 27% के पास थर्मामीटर तक नहीं है, 26% लोगों के पास बुखार में नॉर्मल तरीके से जो दी जाती है पैरासिटामोल वो गोली तक नहीं है, 26% आयरन की गोली नहीं है, विटामिन की गोली नहीं है। और कहीं कहीं तो वो जो है गर्भवती महिलाओं को भी पैदल लेके जा रही है 5-5, 6-6 किलोमीटर उनका रेगुलर जो चेकअप होता है उसके लिए। तो और मैंने पूछा कि सरकार ने तो गाड़ी सब जगह की हुई है भैया, आपने क्यों नहीं गाड़ी क्यों नहीं बुलाया? तो बोलते हैं कि गाड़ी वाले अगर 1 या 2 मेंबर होंगे तो नहीं आते हैं, बोलते हैं कि आप खुद से चले जाओ। तो ऑटो का किराया भी आशा बहन जी दे, और उसमें भी इनको जो भत्ता मिलता है, जो कमीशन मिलता है, तब मिलता है जब 9 महीने वो मेहनत करते हैं। और उसमें भी प्रसव अगर सरकारी अस्पताल में हो पाता है तब कितने मिलते हैं भैया? 300 रुपये मिलते हैं। शर्म आती है मुझे कि आज मैं इस मुद्दे के लिए बैठी हूँ, जिनके लिए कि हमको उनको कितना सम्मान देना, उनको तो स्वेच्छा से सरकार को नई योजनाओं के तहत उनको एक नया बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन सरकार सचमुच जो है वो कहीं ना कहीं हमें वो खुद तो आपदा को अवसर समझ रहे हैं।
और जब हम आपदा को अवसर समझने लगते हैं तो बड़ा मिर्ची लगती है। क्यों भैया? अवसर को आपदा को अवसर समझने का ठेका सिर्फ आप लोगों ने ही लिया है। हाँ, हम तो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर भी आप हमको मेरी 1000 रुपये से 4000 तक के भत्ते के लिए, और इनका जो डिमांड है कि अब इनको कमीशन नहीं चाहिए, अब इनको एक प्रसव पे 300 रुपये नहीं चाहिए, एक निश्चित मानदेय चाहिए। सैलरी भी नहीं, मानदेय की बात कीजिए ना। कमीशन की कहीं बात ही नहीं होती है। अभी अनुज जी आपने सुना इनको अगर हम चाहते हैं कि आशा वर्कर्स हमारे अब निराशा में न डूबे, हड़ताल से वापस आए, तो कृपया सरकारें ध्यान दे। और ये जो मिशन है ये तो राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर चला रही हैं, दोनों की जिम्मेवारी बनती है। अनुज जी से बात करो। अनुज जी, जैसे अभी इन्होंने गीता जी ने कहा कि भाई थाली भी बजवाई गई है, ताली भी पिटवाई गई है, फूल भी बरसाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आशा के अंदर जो निराशा आई है, उसका क्या सरकार उसको लेकर कहीं ना कहीं सीरियस है? क्या आगे चलकर उनकी मांगों पे कुछ बात की जाएगी सरकारों के अंदर? क्योंकि सरकार का जो खजाना है वो लगभग खाली हो चुका है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकारों की बात की जाए। क्योंकि हमने कल भी दिल्ली जैसे जो स्टेट है वहां पे भी जो स्थिति है, जो यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। उनको भी पिछले 1 साल से जो उनकी जो सैलरी में जो बढ़ोतरी थी वो तक नहीं मिल पाई है। अभी आज भी वो अपनी पुरानी सैलरी पे काम कर रही है और जैसे तैसे अपना घर चला रही है। खैर वो दूसरी चीज है, लेकिन क्या लगता है कि आशा के अंदर जो निराशा आई है, क्या उसका कोई निवारण किया जाएगा सरकार के द्वारा? देखिए अंशुल, जिस तरह से मैं पहले आपको बता रहा था, मांग होना किसी भी संगठन की या सरकारी कर्मचारी की, और मांग को सरकार तक पहुंचाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आशा कार्यकर्ताओं को अपनी बात को मनवाना है तो एक मजबूत संगठन तैयार करना पड़ेगा। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो अच्छी तरह से इनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट कर सकें वो तैयार करने पड़ेंगे। आपको अगर आप देखेंगे तो आरएसएस सपोर्टेड जो सबसे बड़ा मजदूर संगठन है बीएमएस, वो इस जितनी मुझे जानकारी है वो इस स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार का क्या रुख रहने वाला है। दूसरी ओर एक अहम भी है कि कमजोर कड़ी जो होती है, जो कमजोर लोग होते हैं, कभी भी सरकार का एक से जाकर ज्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी अपनी रोजी रोटी तो कौशिक जी उन लोगों ने भी ठान लिया है से आते हैं, बहुत ज्यादा रुपए हैं, कोर्ट में खर्च करने के लिए रुपए नहीं होते हैं। नेशन वाइड स्ट्राइक करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उसकी कमी रह जाती है। चलो जी, ये कहा जाए क्या ये जो संगठन है, क्या इनमें भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है या कहीं एकता की कमी है? और ये जो एकता की कमी होना ही शायद इनकी मांगों को वाजिब तरीके से सरकार के सामने नहीं रख पा रहे। अनुज जी शायद चले गए। जबीन, आवाज आई क्या? नहीं जबीन जी, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर यहाँ तक आवाज नहीं पहुंचेगी तो आप आशा वर्कर्स की आवाज नहीं। ठीक है नमिता जी, अभी जैसे अनुज जी से बात चल रही थी, वो बता रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं एक दूसरे जो संगठन है वो सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं आशा वर्कर्स के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो दूसरे जो संगठन है, क्या उनको एक ही मंच पर आके अब आवाज उठाने, या जो आशा वर्कर्स है वो सिर्फ अकेली रह जाएंगे अपनी मांगों को? क्योंकि आशा वर्कर्स के साथ साथ हमने पहले भी देखा कि डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की, नर्सेज ने भी हड़ताल की, अपनी जो डिमांड थी, हालांकि उनकी डिमांड और इनकी डिमांड में कोई ज्यादा नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट जो नर्सेज काम कर रही थी वो भी हड़ताल। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो संगठन है उनमें भी एकता की कमी है इनके? हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि जब भी देखिए लोग धरने पे बैठे हैं, छोटी सी बात को लेकर इनमें आपसी अगर कुछ हो जाता है तो ये तुरंत ही दूसरी तरफ चलने लगते हैं। तो इनको सबसे पहले तो मुट्ठी बांधनी होगी। जब तक ये मुट्ठी बांध करके इकट्ठा नहीं होंगी, जेल भरना, मैंने जैसा भी सुना कि जेल भरेंगे, बिल्कुल मैं सही मानती हूँ इस चीज को, लेकिन एक तरीका ये भी है कि इनमें से कोई जो एक्टिव हो, बहुत 2-4 लेडीज ऐसी हो कि जो एक्टिव हो और वो बिल्कुल अपनी सारी बात सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि ये काम तो पूरा करती हैं। और सही कहना है कि एसी के कमरे में बैठ करके बड़ा बड़ा अधिकारी और ये सब ये कर दे, उनकी वाइफ नहीं आएंगी आशा वर्कर बनने,
वो उनकी सुनने भी नहीं आएंगी, ना देखने आएंगी। और मेरा मानना ये है कि इनमें से 5 या 6 लेडीज ऐसी मजबूत होकर एक संगठन बना के कि हाँ भाई हम सरकार तक जाएंगे, क्योंकि देखिए ये पढ़ी लिखी तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ होती हैं या इनको ज्ञान दिया जाए तो ये सुनेंगी नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट में जब धरना चल रहा था, जब हम लोगों ने आके समझाया था तो ये तैयार हुए, नहीं बोले हम एक बैनर के नीचे काम करेंगे। मैंने कहा अलग अलग छाता लेके निकलोगे कोई फायदा नहीं है, एक छाते के नीचे सब लोग आ जाओ। तो शायद एकता की थोड़ी बहुत कमी होती है उसमें, ये है कि हम लोग जैसे या और भी लोग समझा सकते हैं, और जाने के बाद में समझाइए और देखिए बिल्कुल ये चीज होगी और मांग बिल्कुल की जाएगी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नमिता जी के बात का 100% समर्थन कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने सर यहाँ पे 1-1.5 साल पहले 7,500 महिलाओं की रैली निकाली थी, सिर्फ इसलिए कि जन जागरूकता अभियान निकाला था कि इनको रोजगार दिया जाए। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो महिलाएं पर्दे में रहती थी, मुस्लिम महिलाएं, वो अपना बुर्का उठा के खोल के और इतने अच्छे तरीके से माइक का सामना करके बोली, और आज भी वो मेरे साथ जुड़ी हैं। आज करीब पूरे देश भर से 35 से 40 हजार महिलाएं मेरे फाउंडेशन से जुड़ी हैं और उनकी समस्या दूर की जाती है। तो मेरा मानना है कि यदि इस तरह की डिबेट हम कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये चाहूंगी कि एक बार चाहे गाजियाबाद हो या जिस जगह भी आप पहुंच सकते हैं, लाइव उनसे बात करें और उनकी समस्याओं को आप लोग, हमारी बात को आप लोग बहुत अच्छे से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का बहुत मजबूत और चौथा पायदान है, इतना मजबूत है कि ये हमारी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं। अंशुल जी देखिए, अंशुल जी, हाँ अंशुल जी, नमिता जी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक बात की वो मुट्ठी बंधी होनी चाहिए। तो क्या अगर सरकार को मानना होगा, मैंने पहले भी कहा कि सरकार अनदेखे कर रही है, सरकार इग्नोर कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर ध्यान देगी तब तो सॉल्व होगा। अगर हम सोए हैं तो जागेंगे, अगर हम जागे हैं तो हम को कौन जगा सकता है? कोई नहीं जगा सकता। तो यहाँ पे ये बात है क्या, सोशल एक्टिविस्ट नमिता जी की बात, कौशिक जी की बात, ये शुक्ला सर जी की बात है, निजामी जी की बात, क्या हम काफी नहीं है कि सारे सोशल एक्टिविस्ट उनके साथ खड़े हैं, मीडिया के लोग भी कुछ खड़े हैं, जुड़े हैं। तो देखना है कि वो हमारे, अगर वो हड़ताल पे चली गई तो आपको एक घटना और बता दूं कि बिहार में भी चल रहा है ये। एक गर्भवती महिला को आशा वर्कर ने अंदर नहीं रखा, बोले जाइए आप निजी अस्पतालों में, वो पैसे खर्च कर देंगे। लेकिन गांव में भी जो लोग हैं ना, अब क्या करेंगे, गरीब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूरे गांव के, पूरे ग्रामीण लोगों को आप अनदेखा कर रहे हैं। आशा वर्कर, 10 लाख आशा वर्कर हड़ताल पे नहीं है, इससे पूरा देश, पूरा एक ग्रामीण तबका, शहरों की गलीन और मलिन बस्तियों में कोरोना काल में जो लोग, जिनके घर घर जाके थर्मामीटर ले लेके जो सर्वे कर रही है कि बुखार है किसी को, कोई मेंबर बीमार तो नहीं है, सर्दी खा, वो सब बंद हो जाएगा। आएंगे क्या? नहीं, वो गलत। सलीम जी से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। सलीम जी, आवाज अब आ रही है आपकी? नहीं आ रही नवीन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास तक, कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है, अनु शुक्ला जी, आपका आखिरी कमेंट, क्या लगता है कि सरकार एकता ना होने की वजह से सरकार इनकी मांगों को डिनाई कर देती है, इग्नोर कर देती है? और क्या आपको लगता है कि क्या ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी मांगे कभी सुनी जाएंगी? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबसे ग्राउंड पे उतर के काम करती है। चाहे, और सच्चाई तो ये है कि सरकारें जो हैं, इनसे चुनाव के काम हो, सर्वे के काम हो, सरकारी दूसरी सुविधाएं लेने के लिए सर्वे के काम हो, आपकी चिकित्सा की संबंधित काम हो, सारे काम इनसे लेती है। लेकिन तब जब ये अपनी मांगे रखते हैं सरकार के सामने तो वो मुंह फेर लेती हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार कभी सीरियस होगी आशा वर्कर्स को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, कभी सीरियस होगी सरकार? क्या आखिरी कमेंट आपका? देखिए, आशा कार्यकर्ताओं ने इतने बड़े स्तर पर, जितना मुझे याद है, पहली बार स्ट्राइक की है। तो निश्चित तौर पर सरकार के कानों में कुछ खलबली तो होनी चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद मुझे मौजूदा अगर हालात को देखें तो बहुत कम नजर आती है। पहला, सरकार के पास तर्क ये भी हो सकता है कि ऐसे क्रूशियल पीरियड में आप 2 दिन की हड़ताल पर कैसे गए, जब सारे हेल्थ की बहुत ज्यादा
हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नीड है। है और सरकार की एक्सपेक्टेशन भी है हेल्थ डिपार्टमेंट से। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सरकार के पास एक वाजिब तर्क है। सरकार इन्हें वॉलंटियर मानती है। सरकार कहती है कि जब ज्वाइनिंग हुई थी उस सरकारी नियमावली के हिसाब से मिनिमम वेजेस से लेके तमाम जो प्रक्रिया है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। सरकार ने तय कर रखा है कि अलग अलग राज्यों में 1,000 से लेकर 4,000 रुपए तक इन्हें दिया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है, सरकार इतना जरूर कर सकती है फौरी तौर पर कि इनकी सैलरी टाइम से मिलने लगे, इन्हें एक रेस्पेक्टेड लाइफ जीने का जो सबका अधिकार होता है सरकारी कर्मचारी होने के नाते मिलने लगे। लेकिन एक हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है। आपको याद होगा कि शिक्षा मित्रों ने भी कमोबेश यही स्थिति थी शिक्षा मित्रों की, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन अभी भी उन्हें कोई सॉलिड जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से है वो नहीं मिला है, ना उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन डर बस यही है कि कार्यकर्ता जो 1,000-2,000 रुपए के लिए महीने भर जीतोड़ मेहनत करती हैं, क्या वो एक मेहनत मजबूत करती है, संगठन हार्ड तैयार वर्क। कर पाएंगी? क्या अपनी लड़ाई लास्ट मोमेंट तक लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है अनुज, लेकिन जब सालों पुराने अंग्रेजों के समय बने हुए कानूनों में बदलाव किए जा सकते हैं, प्रावधानों में बदलाव किए जा सकते हैं, बिल्कुल कंडीशन में बिल्कुल। चेंजेस किए, तो अगर ज्वाइनिंग टाइम पे अगर कोई टर्म्स कंडीशन रखी जाती है आशा वर्कर्स के सामने, तो क्या समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए क्या उसे बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है? यही सवाल हम सरकार से लगातार उठाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। लेकिन आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसके आधार पर देखा जाए तो जो आशा वर्कर्स हैं वो ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वही ग्राउंड पर करके काम कर रही हैं। चाहे आपके पोलियो का महाअभियान हो, तब भी आशा कार्यकर्ता, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, यही फ्रंट लाइन पे आकर काम कर रही थी। दूसरी जो बीमारी है जिसका टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं की का जो केयर करने वाली जब आती है बात है, उनका टीकाकरण, बच्चों की बात आती है, आशा वर्कर्स फ्रंट लाइन में आकर काम करती हैं। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। नमिता भल्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया। जी, आप सभी का बहुत बहुत। लेकिन सवाल यही है कि क्या आशा वर्कर्स जो कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी लगातार ग्राउंड लेवल पर कर काम कर रही हैं, सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, दूसरी संस्थाएं जो है, अस्पताल है, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, अब उनकी जब मांगे आई हैं, उनकी कुछ डिमांड्स है, तो क्या सरकार उनको पूरा करेगी? यही सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे संगठन हैं जो अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार सरकार से अपने ज्ञापन सौंपते रहते हैं, अपनी डिमांड्स को सौंपते रहते हैं, क्या वो लोग भी आएंगे आशा वर्कर्स के साथ? क्योंकि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पर इतने बड़ी संख्या में लोग आशा वर्कर्स इकट्ठे हुई हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रही हैं। फिलहाल इतना ही, कल फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।